तो उस वक्त तुम्हारे ख्याल में जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, जोन्स किस तरह के बनेंगे? बोलो। मैं लेटा दूं किसी को तो फिर जोन्स कैसे बनेंगे? जोन 1 उस वक्त होगा। जोन 3 होंगे सारे में। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ना, बिल्कुल जोन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, और कोई इसको आंसर करेगा? And how do you participate? हम्म? कोई भी नहीं बोल रहा। अच्छा चलो मुझे बताओ कि मैंने तुम लोगों को बोला कि जोन्स को जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जोन्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग सुन लो कि जो है हमने जोन 1 में बोल दिया कि वहां पे एल्वियुलर प्रेशर जो है दैट इज मोर देन द पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर एंड आर्टीरियल प्रेशर इज मोर देन द वेन्युलर प्रेशर। जोन 2 में क्या था कि arterial pressure was more than the alveolar pressure and alveolar pressure was more than the venular pressure, right? जोन 3 में क्या था? pulmonary arterial pressure was more than the venular pressure and venular pressure was more than the pulmonary alveolar pressure। ये हमने बात की थी, ठीक है। लेकिन अगर हम जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जोन 1 बिकम जोन 2 एंड जोन 2 बिकम जोन 3, यानी कि 1 को हम 2 में और 2 को हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस। बट इफ वी आर ट्राइंग टू ब्लो द एयर आउट, pressure in the alveoli is going to be increased। ऐसे ही होगा ना, इफ यू आर ट्राइंग टू ब्लो समथिंग, अगर आप जो है एकदम से ब्लो करते हो तो आपका एकदम से जो प्रेशर जो है एल्वुलर प्रेशर वो एकदम से रेज्ड अप हो जाएगा। जब वो रेज्ड होगा तो देयर वुड बी एन इंटरमिटेंट फ्लो, मे नॉट हैव द फ्लो। जो आपका इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो हो रहा था ना, कि हो रहा था और कभी नहीं हो रहा था, फिर वो भी आपका नहीं होगा। In some situation, zone 1 can be produced during hemorrhage। में क्या होगा? आपका वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। जब वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो आपका राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब राइट एट्रियल प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो जोन 2 बन गया, ठीक है। जोन 2 जो है वो जोन 1 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर वेंटिलेटर्स के ऊपर जो लोग होते हैं तो उनमें क्या होता है? देयर इज मोर पॉजिटिव प्रेशर इन द एल्वुलाई, सो एल्वुलर प्रेशर जो है वो आर्टीरियल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। सो इसी वजह से देयर इज अ बिग जोन 1 प्रोडक्शन दोज हु आर ऑन द वेंटिलेटर्स, राइट। सो इस चीज को तुम लोगों ने समझना है कि जोन्स जो हैं कौन कौन से जोन्स होते हैं, हाउ दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड कैन यू चेंज द जोन्स, इफ यस हाउ। ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? तो फिर हम आगे चलें। अच्छा, जब तुम लोगों को ड्रॉ करना यस होगा ना मैम। बेटा, तो तुम लोगों ने जो है इस तरह देखो। अब यहाँ पर हम फर्स्ट जोन हम देख, यहाँ देखो, ये जो है पिक्चर्स तुम लोगों ने इसी तरह की ड्रॉ करनी है जैसे कि इसमें बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह जो है जोन 1 की जो है आपने बतानी है कि उसमें जो है किसी भी किस्म का कोई फ्लो नहीं हो रहा जोन 1 में। जोन 2 में जो है बेसिकली ये आपकी फ्लो का पैटर्न चल रहा है, राइट। जोन 2 में जो है आपका ड्यूरिंग सिस्टली देयर वुड बी अ फ्लो बट ड्यूरिंग डायसिस्टली देयर वोंट बी अ फ्लो, राइट। आपने उसको जो है इस तरह शो कर दिया। जोन 3 में आपने जो है बताया देयर इज अ कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो, एज यू कैन सी कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं है, आराम से जो है ब्लड फ्लो यहाँ से हो रहा है, सो दैट इज द कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो। ये तीनों फिगर्स तुम लोगों ने ड्रॉ करनी है और हर फिगर के आगे जोन 1 को जब तुम डिस्क्राइब करोगे और उसके आगे तुमने ये इस तरह करके जो है लिख देना। जोन 1 एल्वुलर प्रेशर मोर आर्टीरियल प्रेशर से और फिर वेन्युलर प्रेशर से कम होगा, नो ब्लड फ्लो। जोन 2 को इस तरह लिखना है और जोन 3 को इस तरह लिखना है। समझ में आ गया? इस तरह ये अटेम्प्ट करने का तरीका है जिसपे तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे।
अब तक हमने जितना पढ़ा है उस पे जो UQs हैं, functions of pulmonary circulation क्या है, we have discussed that in detail. What is the effect of high cardiac output on the systemic and the pulmonary circulation? What is the effect of decreased oxygen on systemic and pulmonary circulation? Name the zones, how they are produced, can we change the zones? If yes, how? हो गया clear? मैम Yes, हाउ ma'am. में सिर्फ ये मैम लिखने ये ना कि चेंजिंग एक्सरसाइज और हाँ मैम हाँ, उसमें बस ये लिखने ना कि एक्सरसाइज एक और दूसरा कि हेमरेज ट्रॉमा हो जाए वगैरह, हेमरेज हो गया, और बिल्कुल हम ये हो गया, और और जब आप बहुत ज्यादा ब्लो करने की कोई चीज करते हो कि आपके पास पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाए। बिल्कुल, चाहे आप लो करके पॉजिटिव प्रेशर इंक्रीज कर दो या आप पॉजिटिव जो है प्रेशर से आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दे जो दो। है आर्टिफिशियली दे दो, बस यही चीजें आपने डिस्कस की। ठीक है, ठीक है बेटा? ओके मैम, थैंक Okay. Then we proceed to a next topic, that is the capillary exchange of fluid in the lungs and pulmonary interstitial fluid dynamics. अब ये क्यों जरूरी है? हमने जो शुरू में जब तुम लोगों को मैंने माइक्रो सर्कुलेशन करवाई थी तो वहां हमने स्टार्लिंग फोर्सेस का पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? किस तरह जो है चीजें अंदर से बाहर मूव होती हैं, उनकी डिफ्यूजन कैसे होती है। स्टार्लिंग फोर्सेस बेसिकली जो है ये फोर्सेस हैं जो कि फ्लूइड को अंदर बाहर धकेलती हैं। ये फोर्सेस जो है किस तरह जनरेट हो रही हैं? एक तो कैपिलरी के अंदर, कैपिलरीज का अपना एक प्रेशर है जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है, और कैपिलरीज के अंदर जो है एक इंटरस्टिशियल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक जो है मैं अभी फिलहाल जो ओवरऑल सारे प्रेशर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर्स जो हैं, यहाँ देख लो कि प्रेशर्स कौन कौन से हैं। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कि कैपिलरी के अंदर पड़ा हुआ है। दूसरा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको हम कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। और ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर किस वजह से प्रोड्यूस होता है? प्लाज्मा Proteins की वजह से। प्रोटीन्स, वेरी गुड, ये प्रोटीन्स की प्लाज्मा वजह से, प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, राइट। सो जो है ये यहाँ पर एक प्रेशर जो है दैट इज द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द कैपिलरीज, राइट। अगर हम यहाँ की बात करें तो इधर जो है एक हमारे पास प्रेशर है विच इज द नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर, दिस वन द नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी पड़ा हुआ है जो कि प्लाज्मा के अंदर का था, ये जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर था, ठीक है। अच्छा, एक इंटरस्टिशियम का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ये है, और ये प्लाज्मा का, यानी कि दो फोर्सेस जो है यहाँ पे काम कर रही है, दो फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही है। अब हमने देखना है कि कौन सी फोर्सेस ऐसी हैं जो कि विच इज फोर्सिंग tending to cause the movement of fluid outward from the capillary and into the pulmonary interstitium. अगर हम उसको देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन फोर्सेस ऐसी हैं जो कि आउटवर्ड फोर्सेस हैं। इसमें एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, नंबर 2 कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो इंटरस्टिशियम का है क्योंकि वो फ्लूइड को बाहर की तरफ इंटरस्टिशियम में धकेल रहा है, और तीसरा जो है इंटरस्टिशियम का अपना एक नेगेटिव प्रेशर भी होता है जो कि ऑलमोस्ट 8 mmHg है, वो भी नेगेटिव प्रेशर जो है वो फ्लूइड को अपनी तरफ खींच रहा है। अब वो फोर्सेस जो कि which is causing the absorption of the fluid into the capillaries from the interstitium, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, and that is the plasma colloid osmotic pressure which is 28 mmHg, याद रखना। अब ये जो फोर्सेस जो हैं जो कि अंदर हैं और जो बाहर हैं, अगर आप इसका नेट डिफरेंस अगर तुम निकालो, सो द टोटल आउटवर्ड फोर्स, इसको तुम जो है एड अप करो, दैट इज 29, और ये जो है 28 है क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरी फोर्स नहीं है। सो अगर तुम जो है इसको सम अप करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? इसको अगर तुम कैलकुलेट करो 29 और 28, अगर इसको तुम जो है माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? +1। सो +1 इज द मेन फिल्ट्रेशन प्रेशर जो यहाँ पर रह गया है, +1। अब ये जो +1 प्रेशर जो है, अब इस प्रेशर को के साथ क्या सलूक होना चाहिए? इसके साथ क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? बाहर को लगेगी प्रेशर। मैं इस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को, इफ आई जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है अगर मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ
और मैं लिम्फेटिक पंप्स को बंद कर देती हूँ या लिम्फेटिक पंप्स काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो +1 एडीमा। प्रेशर जो यहाँ, एडीमा, वेरी गुड, क्योंकि ये जो 1+1 प्रेशर जो यहाँ पर अब पड़ा हुआ है, जो नेट प्रेशर जो है, इट मीन्स कि ये फ्लूइड है यहाँ पे जो पड़ा हुआ, इस फ्लूइड को यहाँ से निकलना है। ये फ्लूइड कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है ये इंटरस्टिशियम। फ्लूइड? इंटरस्टिशियम में पड़ा हुआ है। और इंटरस्टिशियम में कौन सी ऐसी चीज है जो इस फ्लूइड को जो है यहाँ से ड्रेन कर जाती है? लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स। सो इट मीन्स कि अगर लिम्फेटिक्स काम नहीं करते या ये प्रेशर इतना ज्यादा है यहाँ पर, इतना ज्यादा है कि अब चीजें यहाँ से यहाँ पे जाना शुरू हो गई हैं, राइट? या आप ये कह लो कि जो है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बहुत ज्यादा जो है कम कर दें, अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे, क्योंकि जो बेटा यहाँ एक चीज समझो, ये एक आर्टीरियल बेड है, एक इसका आर्टीरियल एंड है और एक इसका होगा वेन्यूलर एंड, ठीक है? जो आर्टीरियल एंड पे प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेन्यूलर एंड, तो वेन्यूल जो चीज यहाँ पे जो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ चली जाती है, some of that fluid is going to be entered within this lymphatic pump and some of the fluid is going to enter again, it is going to be reabsorbed again through the venular side into the capillary, वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अब यही फ्लूइड, क्योंकि ये काफी सारा फ्लूइड होता है जो यहाँ से जो है यहाँ चला जाता है, अब ये फ्लूइड दूसरी साइड से वापस आना चाहिए, सम ऑफ दैट इज गोइंग टू एंटर लिम्फेटिक पम्प्स, लेकिन कुछ फ्लूइड जो है वो यहाँ से वापस वेन्यूलर एंड में वापस आ जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा फ्लूइड आपका जो है बॉडी के अंदर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका वेनस, ये फ्लूइड अंदर जाएगा तो आपका वेनस रिटर्न या कार्डिक आउटपुट जैसे कि 5 लीटर है वो तभी मेंटेन होगा अगर ये फ्लूइड जो है उसके अंदर चला जाएगा, और अगर ये फ्लूइड इस साइड से अंदर नहीं जाता तो ऑब्वियसली यहाँ का प्रेशर फिर इंटरस्टिशियम का जो है ये रेज्ड अप होना शुरू हो जाएगा, राइट? सो इट मींस कि अगर आपके पंप्स भी नहीं काम कर रहे तब भी ये जो एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये लिम्फेटिक्स पड़े हुए होते हैं इंटरस्टिशियम में और वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है उसको यहाँ से हटा के ले जाते हैं। अब मुझे बताओ कि जो लिम्फेटिक्स अगर जो है लिम्फेटिक्स फ्लूइड के अलावा, यानी कि जो अब जो इसके अंदर जो चीज जाती है उसको हम लिम्फ कहते हैं, जो लिम्फेटिक्स के अंदर चलेगी, अब इसको हम फ्लूइड नहीं करेंगे, कहेंगे दैट वुड बी अ लिम्फ व्हिच इज एंटर्ड इन द लिम्फेटिक्स। इसके अंदर लिम्फेटिक्स के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं जो जाती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, और इसके अलावा मैम कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स और कुछ फैट की अमाउंट। बेटा तो जो अंदर जो तुम लोगों के जो बैक्टीरियाज और वायरस और डेब्रिस वगैरह जो पड़ी है वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो भी तो जाएंगे ना। हाँ, जो आपके यहाँ पर अगर फॉर इंस्टेंस आपकी बॉडी में तो हर वक्त कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई ना कुछ, कोई डेब्रिस जो आपके सेल्स को नहीं चाहिए, उन्होंने कहाँ जाना है? ये सब चीजें रिसाइकल होंगी, क्लियर होंगी, साफ सुथरी होंगी और फिर आपको दोबारा जो है आप एज ए वेनस रिटर्न बन के ये आपके हार्ट में आएंगी। सो लिम्फेटिक्स ना सिर्फ ये कि वो लिम्फ जो है दैट इज कंप्राइजेस नॉट ओनली ऑफ अ क्लियर फ्लूइड बट इट कंप्राइजेस ऑफ द डेब्रिस, the bacterial part, the virus part, ये सारे के सारे इसके अंदर होंगे और फिर यहाँ से होके ये लिम्फेटिक्स कहाँ जाते हैं, फिर क्या करते हैं लिम्फेटिक्स? लिम्फ नोड में जाते हैं और वहां पे फिल्टर होते हैं, लिम्फ नोड में ड्रेन होता है, लिम्फ नोड्स में जाते हैं, बिल्कुल लिम्फ नोड्स के डिफरेंट पार्ट से होते हुए वहां पे जो है फिल्टर हो जाते हैं लिम्फोसाइट्स और ये सारे उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं और फिर वहां से क्लीन होके ये सारा का सारा लिम्फ जो है ये हार्ट में आ जाता है और फिर जो है वो इसी तरह ही जो कार्डिक आउटपुट के साथ सारा का सारा ब्लड आपके ईच एंड एवरी पार्ट को जाके मिलता है। यही वजह है कि जो आपके जो लिम्फ नोड्स जो हैं हर एरिया का एक अपना लिम्फ नोड है, कोई एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं जो कि एक्सिला में पड़े हुए हैं, ये आपके जो चीक बोन है इसके नीचे जो है लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं, इसी तरह जो है आपके जो एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं, आपके ये जो जो ऑरिकल्स हैं, जो कान का पिछला हिस्सा है यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, आपके जो ग्रॉइन का एरिया है वहां पे, सो दे आर प्रेजेंट ऑन मेनी साइड्स, राइट? यही वजह है कि जब आपको कहीं पे कोई भी इन्फेक्शन होता है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन जितना ज्यादा है आपके लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, राइट?
अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसके लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, फिर आपने देखा है कि जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो जब उसकी ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है तो उसके साथ उसके लिम्फेटिक सिस्टम को भी जो है वो रिमूव कर देते हैं, उनके लिम्फ नोड्स भी निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है फिर उसके बाद जब लिम्फ नोड्स को निकाल दिया जाता है तो फिर क्या होता है? बताओ। मैम बेटा मेरे मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं कह रही हूँ कि इफ यू जस्ट ड्यू टू सम inflammation or in a cancerous condition, if you just remove the lymph nodes, what would be the ultimate effect on your body, on specific that area? मैम फिर मेटास्टेसिस नहीं हो मैम, पाती क्योंकि हाँ, lymph spreading नहीं होगी जो ना। है वही वो स्प्रेड करता है मतलब डिफरेंट पार्ट्स में जो यानी कैंसर होता है। यानी एडिमा हो जाएगा, एडिमा एडिमा? हो जाएगा। हाँ एडिमा हो जाएगा। क्यों होगा एडिमा? क्योंकि lymphatic pump जाएगा ही नहीं। लिम्फेटिक्स के पास भी कहीं चलेंगे। जाने के लिए कुछ नहीं होगा तो लिम्फेटिक्स जो है, जब आपने पूरा लिम्फेटिक्स ही वहां के रिमूव कर दिए, लिम्फ नोड्स भी निकाल दिए, तो फिर तो एडिमा होगा। तो हर वो केस तुम देखना, देखो मेरा स्टाइल पढ़ाने का ऐसे ही है, आई जस्ट वांट टू कोरिलेट द थिंग्स ताकि तुम लोगों को पता हो कि ये चीजें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही है और इनके अल्टीमेट इफेक्ट्स क्या होंगे। आगे खाली मैं बता दूं और मैं खत्म कर दूं अपना, तो तुम लोगों में ये सेंस कैसे बिल्डअप होगी कि ये आगे हम जो स्टार्लिंग फोर्सेस पढ़ रहे हैं तो इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एंड इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो अल्टीमेट हमें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियम में ये जो इतना ये येलोइश सा जो दिख रहा है, दैट इज लिम्फेटिक। तो अगर फॉर इंस्टेंस इफ आई से कि ये एक स्टार्लिंग फोर्सेस है जो कि आपके ब्रेस्ट के लेवल के ऊपर काम कर रही है, और यहाँ पे ब्रेस्ट जो है उसको कैंसर हो गया, आपने उसकी जस्ट से थर्ड स्टेज थी या सेकंड स्टेज थी, आपने उसको रिमूव कर दिया, तो आप उसके साथ साथ लिम्फेटिक्स भी रिमूव करेंगे, बिकॉज आपने मैट्स भी निकालने हैं। जब आपने उसकी वेनस ड्रेनेज सारी की सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज निकालनी, जब आपने उसको ड्रेनेज निकाल दी तो उस एरिया का जो इंटरस्टिशियम जो होगा, वहां की जो कैपिलरीज जो होंगी वो कहाँ जाएंगी, वो जो उसकी डिफ्यूजन जब होगी वो सारी की सारी इंटरस्टिशियम में पड़ी हुई है, और इंटरस्टिशियम में ना लिम्फेटिक्स पंप पड़े हुए हैं, सारा का सारा सिस्टम ही नहीं है, तो यहाँ पे सारा फ्लूइड एकमुलेट हो जाएगा। तो यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ दोज पेशेंट्स जिनको जो है जिनके जब ब्रेस्ट रिमूवल हो जाता है, या जिनके जो है ग्रॉइंस में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई ट्यूमर ऐसा होता है, जब हम उसको एक्सरसाइज करते हैं तो हम जब लिम्फ नोड्स निकालते हैं तो थोड़ी अरसे के बाद तुम देखोगे कि अगर ब्रेस्ट की उसकी वजह से अगर हाथ ये जो है आपने लिम्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स अगर निकाल दिए तो ये पूरा का पूरा बाजू जो है ये सोलन हो जाता है प्रॉपर। अगर उसको जो है आप जो है देयर वुड बी अ सॉर्ट ऑफ पिटिंग एडिमा ओवर देयर, अगर हाथ से उसको थंब से प्रेस करोगे तो एक अच्छा सा डिप्रेशन पड़ जाता है वहां पे, ठीक है। सो ओके, अब ये जो फ्लूइड यहाँ पड़ा है ये यहाँ से जो है चला जाएगा। स्टार्लिंग फोर्सेस क्या है कि इट बेसिकली गवर्न द पैसिव एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द कैपिलरी माइक्रोसर्कुलेशन, बिकॉज कैपिलरी इट कम्स अंडर द माइक्रोसर्कुलेशन एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. These forces not only determine the directionality of the net water movement between the two different compartments, but also determines the rate at which the water exchange occurs, right? ये आपको जो है यही स्टार्लिंग फोर्सेस ने जो है आपको बताना है कि फ्लूइड ने जो है किस तरह मूव करना है, whether it is going to be diffused into the interstitium or it is going to be reabsorbed within the capillary bed, right? Filtration pressure क्या होता है कि the filtration pressure causes a slight continual flow of fluid from the pulmonary capillaries into the interstitial spaces, and except for a small amount that evaporates in the alveoli, and this fluid is pumped back to the circulation through the pulmonary lymphatic system, which I have told you, right? अच्छा, अब इसको जो हमने पल्मोनरी की स्टार्लिंग फोर्सेस को के डायनामिक्स को देखा, इसको अगर हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वहां की उनकी जो है एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड की डायनामिक्स के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो व्हाट वी सी के जो है क्वालिटेटिवली दे आर द सेम, उसी तरह स्टार्लिंग फोर्सेस जो हैं बिहेव कर रही हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स भी वैसे ही हैं और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर्स भी वैसे ही हैं, लेकिन जो फर्क आ जाता है
वो उनकी जो है क्वांटिटेटिवली जो है फर्क आता है, वहां पर चीजें डिफर करती हैं, अदरवाइज जो है क्वालिटेटिवली बिल्कुल सेम है। अगर तुम यहाँ देखो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है, अगर यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन में 7 mmHg है, तो वहां पर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन की जो बाकी सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, वहां पर जो है दैट इज 17 mmHg। ठीक है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो है लंग्स में, इट इज स्लाइटली मोर नेगेटिव, इट इज स्लाइटली मोर नेगेटिव, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इन द पेरिफेरल टिश्यू इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर्ड टू द लंग्स, राइट। हम इस वक्त इसकी लंग्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। And less than half this value is in the peripheral tissues, ये वाली जो है the colloid osmotic pressure of the pulmonary interstitial fluid is about 14 mmHg, and this is less than half this value in the peripheral tissues। ये जो हमने जो पहले वो जो मैंने माइक्रो सर्कुलेशन कराई थी, तो तुम लोग जो है उसको साथ अगर कंपैरिजन करो तो चीजें ऑलमोस्ट वही हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिवली जो है चीजें हैं जो है वो डिफर कर रही हैं कि जो एल्वुलर वॉल्स जो होती हैं दे आर एक्सट्रीमली थिन, और जो एल्वुलर एपिथेलियल्स जो है covering the alveolar surfaces, they are so weak that it can rupture by any positive pressure in the interstitial spaces greater than the alveolar air pressure, that is more than the 0 mmHg। That point is very important because जो आपका जो negative interstitial pressure जो कि यहाँ पर ज्यादा है आपके lungs के level पे as compared to the other Starling forces present in your body, क्योंकि इस negative pressure ने suction करनी है, और अगर ये नेगेटिव प्रेशर जो है ये ज्यादा नहीं होगा तो ये सक्शन प्रॉपर नहीं होगी, और अगर सक्शन प्रॉपर नहीं होगी तो लंग्स में हमने एल्वुलाई को एक्सेसिव फ्लूइड से बचाना है, ताकि फ्लूइड जो है वो लंग्स के अंदर ना जाए, हमने उससे बचाना है। तो उस सक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो है इंटरस्टिशियम के अंदर एक जो है स्लाइटली मोर नेगेटिव प्रेशर हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेम्बर। क्या मैकेनिज्म है जिससे हम कहते हैं कि नेगेटिव पल्मोनरी इंटरस्टिशियल प्रेशर एंड द मैकेनिज्म फॉर कीपिंग द एल्वुलाई ड्राई? व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? What keeps the alveoli from filling with fluid under the normal conditions? If one remembers that the pulmonary capillaries and the pulmonary lymphatic system normally maintain a slight negative pressure in the interstitial spaces. कैसे? कि whenever the extra fluid it appears in the alveoli, it is sucked mechanically into the lung interstitium through the small opening between the alveolar epithelial cells. That is very important कि alveolar epithelial, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था कि alveolar epithelial जो cells जो होते हैं उसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिससे फ्लूइड जो है वो ड्रेन हो जाता है बाहर की तरफ। So that is because of the opening that is between the alveolar epithelial cells. So the excess fluid is then carried away from the pulmonary lymphatics. Thus under normal conditions alveoli are kept dry, वो dry ही होती है because of these mechanisms जो कि underline चल रहे होते हैं, जो आपका negative pressures जो है interstitial का वो जो उसको suck कर रहा होता है, फिर जो है there are small openings present in between the alveolar epithelial cells जहां से जो है ये fluid जो है ये drain हो रहा होता है, and that is the reason कि जो है alveoli जो है we kept dry, right, except for a small amount of fluid that seeps from the epithelium into the lining surfaces of the alveoli to keep them moist। क्योंकि एक हद तक तो हमें उसकी जो मॉइस्ट जो है वो तो हमने रखना है ना एल्वुलाई को, बिल्कुल तो ड्राई नहीं हमने करना, लेकिन जो है अच्छा ये जो थोड़ा बहुत जो मॉइस्ट जो हम एल्वुलाई को रखते हैं, बेटा ये क्यों रखते हैं? ताकि एक्सचेंज अच्छा हो, फ्रिक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा हो, ऑक्सीजन डिसॉल्व फ्रिक्शन ना हो, पूरी की पूरी जो कार्बन आपकी डाइऑक्साइड नहीं, उसके साथ लिंक नहीं है इसका। जो थोड़ा बहुत जो मॉइस्ट एल्वुलाई जो अगर जो है जो मॉइस्ट होते हैं, आपको पता है ये जब आप जब कॉफ करते हो जो एक्सपेक्टोरेशन जो होती है, जो फ्लूइड जो बाहर निकलता है, हाँ, अगर आप कोई भी चीज फॉर इंस्टेंस कोई बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई इरिटेंट, कोई ऐसा मटेरियल जो आपके लंग्स के अंदर आ गया है, तो उसकी एक्सपेक्टोरेशन अगर थोड़ा सा मॉइस्ट होगा तो उसके साथ मिक्सिंग सी हो जाएगी और वो फिर बहुत आराम से एक्सपेल आउट हो जाएगा। समझ में आया?
बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होगी, थोड़ा बहुत फ्लूइड जो है वो उसके अंदर जो है वो रहता है। आई समझ? कि नहीं? आगे आ गई है, इतनी आहिस्ता आहिस्ता आ गई है। हाँ, Then comes the pulmonary edema। ये जो सारा कुछ हमने जो प्लॉट किया अभी तक, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, जो प्रेशर्स पढ़े हमने, और शुरू का जो पोर्शन जो था दैट वाज रिगार्डिंग कि जो पल्मोनरी एडिमा जो है हमने उसको प्रिवेंट करना था। अब जब ये सारी फोर्सेस खराब हो गई तो पल्मोनरी एडिमा जो है एक ऐसी कंडीशन है विच इज कॉज्ड बाय द एक्सेस फ्लूइड इन द लंग्स, और ये जो फ्लूइड जो है इट कलेक्ट्स इन द न्यूमरस एयर सैक्स इन द लंग्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। In most cases, the heart problems it causes a pulmonary edema, right? जो causes हैं तो pulmonary edema cause कर रही हैं, उसमें जो है अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज रह गई है जो मैं तुम लोगों से अभी डिस्कस कर लूँ, फिर बाद में रह जाएगी। सेकेंड, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कोलॉइड ऑस्मोटिक ये प्रेशर्स की। आपने बताया कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो है ये बेसिकली जो है प्रोटीन्स के प्रेशर्स होते हैं, ये प्रोटीन्स है बेसिकली। अच्छा, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हमने डिक्रीज करना होगा तो हम कैसे डिक्रीज करेंगे बेटा? प्रोटीन्स का लेवल डिमिनिश करा देंगे। हाँ ठीक है, प्रोटीन्स का लेवल जो है वो हम कम कर देंगे। intake of protein। बिल्कुल ठीक है, तो प्रोटीन का लेवल अगर हम कम करा रहे हैं तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस तरह हम प्रोटीन के लेवल को कम करवा सकते हैं? क्वाशिकोर हो गया मैम, मतलब कंजम्पशन ही कम हो रही है प्रोटीन की। सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन है, ठीक है। ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है? लिवर। सो इट मीन्स कि अगर लिवर की कोई प्रॉब्लम होगी, अगर जैसे किसी को सिरोसिस हो गया, पता है ना सिरोसिस क्या होता है? हाँ, सिरोसिस वो कंडीशन क्या होता है? मैम स्कारिंग हो जाती है लिवर टिश्यू की। स्कारिंग। लिवर जो है बस ये समझ लो कि लिवर बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, राइट? और ये कब होता है? सिरोसिस कब डेवलप होती है? इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन, हेपेटाइटिस वगैरह में। शाबाश, हेपेटाइटिस। मैंने कहा ना कॉमन थिंग्स कम्स फर्स्ट। सो हेपेटाइटिस जो है, ये जो वायरल हेपेटाइटिस जो है बी सी, ये जो है यूजुअली सी जो है हेपेटाइटिस सी जो है ये सिरोसिस करती है, और बहुत स्लोली ये नहीं होता कि आज किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया तो अगले दिन उसको सिरोसिस हो गई। इट टेक्स अराउंड 10-15 to 20 years टू डेवलप, ऑलमोस्ट 10 years तो ले ही लेती है सिरोसिस डेवलप होने में। तो उसके बाद जो है लंग्स जो है बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाते हैं, तो जब लंग्स श्रिंक हो जाएंगे, सिरोसिस डेवलप होगी, तो फिर जो है आपकी जो है देयर वुड बी हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपोप्रोटीनीमिया मींस कि देयर इज लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी, राइट? तो प्रोटीन कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को कोई किडनी प्रॉब्लम है, राइट, जिसमें जो है क्योंकि आपके जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स जो हैं, या तो वो प्रोटीन्स जो हैं वॉश आउट हो जाएं। वॉश आउट कैसे हो? नेफ्रोटिक, बिल्कुल सिंड्रोम। हाँ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक कंडीशन है, लिख लो इसको, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यूजुअली इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन। बाज़ोकात ये जो आपका गला खराब होता है ना, तो आपका जो है ये जो बीटा स्ट्रेप्टोकोकाइस जो है ये थ्रू ब्लड जो है जाके आपके जो है किडनीज को जाके इफेक्ट कर देते हैं, और किडनी के जो ग्लोमेरुलाई जो है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को जाके डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से अब चीजें प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो पाती। फिर प्रोटीन्स क्योंकि हायर मॉलिक्यूलर भी है, इसके बावजूद वो उसको क्रॉस कर जाएगी और फिर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी थ्रू यूरिन। सो इट मीन्स कि जो है उसकी जो एक्सक्रीशन जो होगी, प्रोटीन लूजिंग जो है दैट इज थ्रू द किडनी, ठीक है। और अगर किसी को इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है कि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कोई अल्सर्स हैं, जैसे मैंने तुम्हें भी जिक्र किया था क्रोन्स डिजीज का या अल्सरेटिव कोलाइटिस का, ये वो कंडीशंस हैं जिसमें जो है अल्सर्स बन जाते हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, या प्रोटीन एंटेरोपैथी हो गई, यानी कि वो आपके पास वो ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं है जो प्रोटीन को जो है एब्जॉर्ब करेंगे, तो प्रोटीन जो है थ्रू जीआईटी ट्रैक जो है वो जो है रिमूव होगी, तो तब भी आपको हाइपोप्रोटीनीमिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो दैट जो है
प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथीज, नेफ्रोपैथीज, अगर वो किडनीज इन्वॉल्व हो गई, प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथीज अगर आपका जीआईटी सिस्टम जो है इन्वॉल्व हो गया, और if your intake of the protein is very much less, तब भी जो है आपको हाइपोप्रोटीनीमिया होगा। और ये सारी कंडीशंस मिलके क्या करेंगी, it is going to decrease your colloid osmotic pressures, right, whether that is in the plasma or in the interstitium. अच्छा, अब हम पल्मोनरी एडिमा कॉज कराने लगे हैं कि पल्मोनरी एडिमा कैसे कॉज होता है। सो एनी फैक्टर दैट इंक्रीज द फिल्ट्रेशन, fluid filtration out of the pulmonary capillaries, or that impedes the pulmonary lymphatic functions and causes the pulmonary interstitial fluid pressure to rise from the negative range into the positive range, will cause rapid filling of the pulmonary interstitial spaces and the alveoli with large amount of free fluid. Obviously आपने filtration जो है वो फ्लूइड फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर दी, आपने जो है लिम्फेटिक्स जो है उसका फंक्शन जो है उसको खराब कर दिया, राइट, और आपने पॉजिटिव प्रेशर जो है वो बिल्डअप हुए जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली जो है एडिमा जो है वो कॉज होगा। अब यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा की कॉजेज देख लो, लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ है, और इसके अलावा डैमेज टू द पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस जो हैं, अगर किसी को just say I'm just giving you an example, कोविड में क्या हो रहा है, कोविड-19 में जो चल रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली जो चीज डैमेज हो रही है वो क्या चीज डैमेज हो रही है, हाँ क्या चीज डैमेज हो रही है, लंग्स डैमेज होते हैं ज्यादा। ये जो तुम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हो, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आप ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक कर रहे होते हो, और अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 से नीचे जा रही है, जिसका मतलब है कि आपकी सेचुरेशन जो है वो कम हो रही है। तो क्यों कम हो रही है ऑक्सीजन सेचुरेशन, क्योंकि एडिमा डेवलप हो गया हुआ है, नमूनिया हो गया। नमूनिया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि क्या करेगा, नमूनिया जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होने देता, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड आ जाता है, अंदर भी फ्लूइड आ जाता है आपकी इन टिश्यूज के अंदर, तो वो जो फ्लूइड आ जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से यू जस्ट गैस फॉर ब्रीदिंग। तो आप जो है बहुत जो है कोशिश करते हो कि जो है आप सांस इतने एफर्टली लेते हो, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रही होती है। इसी तरह इफ यू जस्ट टेक some noxious substances like the chlorine gas or the sulfur dioxide gas, it also affects and creates a pulmonary edema, right? So if in this figure you can see, this is the capillary, which is a normal capillary, there is no fluid in it, and over here you can see the buildup of the fluid in the air sacs. These are the alveoli which are filled with fluid, right? So ये कुछ conditions है, इस तरह there are multiple other conditions as well कि जो हम आगे हम डिस्कस करेंगे। This is another figure, ये मैंने नेट से निकाला है। This is the clear alveoli, no fluid, and this is the pulmonary edema in which you can appreciate a lot of fluid present inside, right? और ये देखो ये किस तरह जो है इसका ये फ्लूइड सारा यहाँ पर आया हुआ है। Now the causes of pulmonary edema, इसको एक नजर इन सबको देख लेना कि ये जो है किस तरह जो है ये बिल्डअप हो रही हैं चीजें। There is increased capillary hydrostatic pressure जब होगा तो फिर जो है एडिमा कॉज हो जाएगा, राइट। इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैसे होगी परमिएबिलिटी, कैसे इंक्रीज होती है चीजों की, हरियर इन्फेक्शन से जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, जो फर्स्ट इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें क्या होता है, अगर मैं तुम्हारे हाथ को टैप करूं, किसी चीज से मारूं, तो क्या होगा, तुम्हारी वो एरिया रेड भी हो जाएगा, इन्फ्लेम भी हो जाएगा, हाँ। सो इसमें जो है स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगी, तो क्या होगा, वो जो तुम्हारी स्वेलिंग होगी, जो रेडनेस क्रिएट होगी, क्यों होगी, आपकी जो है कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, तभी तो जो है कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, तभी फ्लूइड जो है कैपिलरी से होता हुआ इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। इसी तरह अगर रिड्यूस लिम्फेटिक ड्रेनेज है, जैसे हार्ट फेलियर जो है exacerbates this as central venous pressure rises, आपका जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है अगर वो मैं रिड्यूस कर दूं, ठीक है, क्योंकि हार्ट फेलियर है और हार्ट फेलियर की वजह से फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा जो है पीछे
जो है वो उसकी जो डैम्पिंग हो रही है, और वो डैम्पिंग जो है इट इज एलिवेटिंग द प्रेशर विद इन द पल्मोनरी आर्टरी, और वहां से होता हुआ जब कैपिलरी का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि फिर जो है आपका पल्मोनरी एडिमा राइज करना शुरू कर देगा। इसी तरह इफ यू जस्ट डिक्रीज द इंटरस्टिशियल प्रेशर, जो कि बहुत रेयर है, तब भी आप पल्मोनरी एडिमा जो है वो कॉज कर सकते हैं। डिक्रीज कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर which is rare, right? यूजुअली जो है हार्ट की जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा जो है इसको जो है क्रिएट करती है, प्लस जो हेरोइन ओवरडोज, दीज आर द अनसर्टन इटियोलॉजीज हैं, ये मैंने निकाली है क्योंकि इन लोगों में भी बहुत ज्यादा जो है पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है, एंड ये दोज हु आर एडिक्ट ऑफ दीज थिंग्स दे यूजुअली डाई ऑफ दिस पल्मोनरी एडिमा। आई हैव सीन 2 केसेस ऑफ द पेशेंट्स हु हैव ऑन हेरोइन ओवरडोज और उसके बाद उनको पल्मोनरी एडिमा जो है वो डेवलप हो गया, राइट? सो दीज वर द फ्यू कॉजेस जो कि तुम लोगों ने जो है इसको याद रखना है। एंड द कंडीशंस, क्योंकि ये वाली जो हमने कंडीशंस की थी कॉजेज ऑफ पल्मोनरी एडिमा, ये एक मोटी मोटी रिगार्डिंग द स्टार्लिंग फोर्सेस हमने डिस्कशन की। अब हम बात कर रहे हैं कि एल्ब्यूमिन से रिलेटेड या जो है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया जो है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है। बर्न्स में भी जो है आपकी बॉडी से जो है प्रोटीन्स जो है यूजुअली जाती हैं। मैं मोटी मोटी चीजों को डिस्कस करूंगी, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, सबको हमने टच नहीं करना क्योंकि अभी तुम लोगों ने मेडिसिन नहीं पढ़ी, ठीक है? बर्न्स का तुम लोगों को पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो है लॉस हो जाता है। इसके अलावा जो है डिक्रीज अफेक्टिंग एल्ब्यूमिन सिंथेसिस, अगर जो है एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस नहीं हो रही, सिरोसिस का मैंने जिक्र किया था, इसको याद रखना। कोई भी हेपेटिक डिजीज यानी कि लिवर की जो डिजीज है वो जो है ये इसको कॉज कर सकती है, ठीक है? मुख्तलिफ नियोप्लेजियाज हैं यानी कि जो कैंसरस कंडीशंस हैं वो जो है अगर लिवर की है, जैसे हेपेटोमा, लिवर का जो एक ट्यूमर है उसको हम हेपेटोमा कहते हैं, उसमें भी जो है आपका एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, राइट? इसी तरह एंडोक्राइनोपैथीज में अगर देखो तो इसमें जो है आपका जो एड्रिनल कॉर्टिसिज्म जो है अगर वो हाई है या वो कम है तब भी जो है एल्ब्यूमिन जो है वो कम हो जाएगा। अगर जीआईटी के डिसऑर्डर्स देखोगे तो इसमें जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये जो मैंने जिक्र किया था क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। सो उसके अंदर जो है आपका प्रोटीन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज हैं जो कि बैक्टीरियल एंटराइटिस, एंटराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। किसी भी चीज के साथ टीआईएस आता है तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, टीआईएस, एंटराइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, यानी कि अगर गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन है तो हम उसे कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस, अगर आइलियम का इन्फेक्शन है तो आइलियाइटिस, एंटेराइटिस यानी कि पूरा का पूरा आपका इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है? सो मोटी मोटी चीजें आपने याद रखनी है। इसी तरह पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो गया तो तब भी आपको जो है एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। फिर रीनल डिजीजेस में अभी आप लोगों ने खुद बताया जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसको याद रख लेना। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है उसके अंदर जो है दिस इज अ रीनल डिजीज इन व्हिच यू हैव हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया। सो चीजें मैंने बहुत सारी पुटन की हुई हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन द मोस्ट कॉमन कॉजेज। कुछ भी देखो, इतनी सारी कॉजेज में से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो ही याद करके अगर एग्जामिनर को बता दोगे दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी मैम, जैसे अंडर सेक्रीशन या ओवर सेक्रीशन होती है तो मैम हेपेटिक डिजीजेस में तो एल्ब्यूमिन लेवल हाई भी हो सकते हैं ड्यू टू सम रीजंस के, तो फिर मैम ये दोनों तरफ से नहीं हो सकता है, मैं ये कह रही मतलब हूँ कि हेपेटिक डिजीज? नहीं, हाई उस वक्त नहीं होगा अगर तुम्हारा जो है सिरोसिस हो रहा होगा। सिरोसिस में तुम्हारा जब लंग, तुम्हारे जब लिवर जब श्रिंक हो रहा होगा तो तब जो है आपकी प्रोटीन का लेवल कभी भी जो है वो रेज्ड अप नहीं होगा, याद रखना, वो कम हो जाएगा। सो आई हैव जस्ट पॉइंट आउट सम वेरी फ्यू केसेस कि जिसके अंदर जो है इसका लेवल अप एंड डाउन होगा, ठीक है? सो आपने सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के ऊपर फोकस करना है। आई समझ? यस मैम, आ गई है।
So पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि imbalance है Starling forces की. If you just increase the pulmonary capillary pressure, or if you just decrease the plasma colloid oncotic pressure, or if you just increase the negative interstitial pressure, तो जो है ये सारी जो है ये imbalance जो है Starling forces का अगर जो हो गया तो फिर जो है आपका एडिमा जो है वो डेवलप जो है वो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. So damage to the alveolar capillary barriers, lymphatic obstructions और idiopathic, और कुछ जो है idiopathic का क्या मतलब होता है? What do you mean by idiopathic? मैम जिसकी कॉज ना पता हो. और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कॉज नहीं पता होती. ठीक है. So this is a normal lung. यहाँ पे तुम देखो this is a normal lung. और इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारे के सारे एंडोथेलियल सारे इंटैक्ट हैं. नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स हैं. ठीक है. लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो भी प्रॉपर है. दिस इज अ नॉर्मल लंग. यहाँ पे तुम देखो ये एक पल्मोनरी एडिमा है ड्यू टू द कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा. बेटा ये मैं समझाने के लिए स्लाइड रखी हुई है. इस स्लाइड को तुम लोगों ने ना ही तुम्हें ड्रॉ करने को किसी ने कहना है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए, तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए. और ये नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है. ठीक है. जो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होगा उसमें इंक्रीज फिल्ट्रेशन हो जाएगी, आपकी फ्लूइड फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये डैम्पिंग की वजह से हो रहा है. राइट. देयर वुड बी एन इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. राइट. यहाँ पर अगर तुम देखोगे दूसरी साइड पे ये वाला जो साइड है एल्वेलाई का, कितनी खूबसूरत डायग्राम है और उसमें देखो कितना अच्छा तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. बुक में नहीं है ये डायग्राम तुम लोगों की, कि यहाँ पे मैकेनिज्म दोनों में जो है पल्मोनरी एडिमा का हो रहा है, लेकिन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा की जो है कॉज जो है उसकी मैकेनिज्म डिफरेंट है. और ये जो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा जो है इसकी जो है इसका मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है जैसे यहाँ पे एलिवेट हुआ, यहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं एलिवेट हुआ. यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज इंक्रीज परमिएबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है. जब परमिएबिलिटी को इन्फेक्शन है कुछ है जिसकी वजह से आपकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो तब भी फ्लूइड यहाँ से यूज कर जाए. ठीक है. बस इसको इस हद तक समझना, इससे ज्यादा नहीं. ये भी यहाँ पे देखो ये क्लियर लंग्स हैं, यहाँ पे देखो फ्लूइड आ गया है. फिर हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट द पल्मोनरी एडिमा. ठीक है. इसमें जो है जो निमोनिक्स जो है एक है पॉन्ड और दूसरा जो है ये एक ओल्ड निमोनिक जो है एक ये बनाया हुआ है LMNOP. सो जो करंटली जो है जो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उसकी पोजीशन जो है उसको, ऑब्वियसली जब पल्मोनरी एडिमा होता है तो बंदा प्रॉपरली सांस नहीं ले सकता, तो आपने उसकी पोजीशन को प्रॉप अप करना है, उसको थोड़ा उसके हेड एंड को जो है रेस्ट करना होता है. आपने उसको ऑक्सीजन देनी होती है, आपने उसको नाइट्रोग्लिसरीन देनी होती है. नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है कि वो वेसल्स को जो है एंजाइना के लिए जो के देते हैं, एंजाइना के लिए देते हैं. क्यों हम दे रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन? क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो पल्मोनरी एडिमा कॉज हो रहा है ये उस कंडीशन में दी जा रही है जब आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा. ठीक है. सो आप नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं ताकि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, उसकी जो है जो कोरोनरी सर्कुलेशन को आप बेहतर करते हो. ठीक है. नाइट्रोग्लिसरीन से आप डायूरेटिक्स देते हो. डायूरेटिक्स क्या करते हैं कि वो आपकी बॉडी का फ्लूइड रिमूव कराएंगे. जब बॉडी का फ्लूइड जब रिमूव होगा तो ऑलरेडी जो आपकी जो पल्मोनरी जो एडिमा डेवलप हुआ उसका फ्लूइड भी ऑटोमेटिकली रिग्रेस होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. और जो है जो ओल्ड निमोनिक्स में जो था उसमें हम लेसेक्स जो है उन्होंने कहा कि पहले लेसेक्स दो, फिर उसके बाद आप मॉर्फिन दो, फिर नाइट्रोग्लिसरीन दो, ऑक्सीजन दो, पोजीशन जो है उसको बेहतर करो. अब ये मॉर्फिन हम क्यों दे रहे हैं? बेसिकली जो मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक नहीं, एनाल्जेसिक भी है, ये एंग्जियोलिटिक भी है. ये आपकी एंग्जाइटी को भी बेहतर करती है क्योंकि पल्मोनरी एडिमा का जो पेशेंट होता है वो क्योंकि बेटा मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ तो मुझे पता है कि ये जो केसेस जो आपके ये जो प्रेजेंट करते हैं जैसे पल्मोनरी एडिमा का, और ये केसेस ये जो लोग होते हैं ये जिस वक्त आते हैं तो ये इतने ज्यादा ये पैनिक ही होते हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है. उनको लग रहा होता है बस मैं तो अभी मरा तो अभी मरा. तो आपने जो उसकी एंग्जाइटी का जो एलिमेंट होता है ना उसको भी रिग्रेस करना होता है, और वो
आप मॉर्फिन दे के करते हो, और लेकिन ये आपको बहुत जो है लो डोज में देनी होती है, क्योंकि अगर आप मॉर्फिन ज्यादा दोगे तो इट इज गोइंग टू एग्रीवेट द पल्मोनरी एडिमा, रिमेंबर दैट। मेरे ख्याल में अगर मुझे कहा जाए तो मैं मॉर्फिन नहीं दूंगी, क्योंकि मॉर्फिन इसको मजीद बढ़ाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोई और चीज दे दूं, एज एन एंक्सियोलिटिक, कोई ज़ैनेक्स दे दूं, कुछ और चीज दे दूं, लेकिन मॉर्फिन को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगी। मैंने कहा ये ओल्ड निमोनिक्स है, ठीक है। बाकी सारा हमने डिस्कस कर लिया। दैट वाज अ फ्लेबोटमी। फ्लेबोटमी क्या होती है कि आप जो है जो फ्लूइड को कम करने के लिए आप वेन को पंक्चर कर देती हो और उसमें से फ्लूइड निकालना शुरू कर दो, तो दैट इज फ्लेबोटमी, ठीक है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट। आपने कैसे करना है, आपने ये वाले 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपने उसकी पोजीशन को प्रॉपर करना है, आपने उसको ऑक्सीजन देनी है, आपने उसको नाइट्रोग्लिसरीन देनी है, आपने उसको डायूरेटिक्स देनी है। डन हो गया? मैम जो करंट निमोनिक है उसमें पीपीवी जो पोजीशन के साथ लिखा हुआ है मैम, उसका क्या मतलब है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। बेटा ऑक्सीजन नहीं जा रही ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रही ना, लंग्स जो हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, यानी कि एक है कि आप तुम अब नॉर्मल सांस ले रहे हो तो तुम्हारी कोई फ्लूइड नहीं है तुम्हारे लंग्स के अंदर, इंटरस्टिशियम में फ्लूइड नहीं पड़ा हुआ, तो फिर तो तुम्हारा सांस नॉर्मल है। लेकिन अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा पड़ा है तो फिर तुम्हें तो पॉजिटिव प्रेशर के साथ ही देनी पड़ेगी ना ऑक्सीजन। जो हमने जोन्स की बात की थी तो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव प्रेशर की फिर आपको धकेलनी है, बाय हुक और बाय हुक आपको जो है ऑक्सीजन जो है वो देनी है, ठीक है। सो उस तरह जो है आप उसको ऑक्सीजन दोगे। नाउ अब हम बात करेंगे, ये एक ग्राफ जो है तुम देख रहे हो कि जो यहाँ सामने तुम लोगों के डिस्प्ले हुआ है, ये क्या है बेसिकली। इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें जो है जो चीजों को समझना है वो क्या है कि जो पल्मोनरी एडीमा जो है, सबसे पहले तुम ये समझ लो कि ये एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था डॉग्स के अंदर। डॉग्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कहा कि पल्मोनरी एडीमा जो है, इस पॉइंट को समझो, पल्मोनरी एडीमा तब डेवलप होता है जब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो लेवल है वो आपके प्लाज्मा के कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को रीच कर जाए। जैसे जो है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर दैट वाज 28, और जो आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था दैट वाज 7। अब 7 से अगर वो एक्सीड करके जो है 28 तक पहुंच जाए तो हम तब कहते हैं कि पल्मोनरी एडीमा जो है वो डेवलप होता है। आई समझ ये पॉइंट? इट मींस जो है 7 को, एक 7 है जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और दूसरी हम बात कर रहे हैं कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कि जो है 28 है। तो इसको वहां तक अचीव करने में जो नेट डिफरेंस रह जाता है दैट इज 21। सो 21 इज द सेफ्टी फैक्टर अगेंस्ट द पल्मोनरी एडीमा। यानी कि इतना आप अगर बिल्डअप होगा तो फिर कहीं जाके आपका जो है एडीमा कॉज होगा। तो वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि जो द एक्सपेरिमेंट in an animal has shown that the pulmonary capillary pressure जो है that is normally must rise to a value at least equal to the colloid osmotic pressure of the plasma inside the capillaries before significant pulmonary edema will occur। उससे पहले नहीं होगा। और जो एग्जांपल जो उन्होंने दी थी वो उसमें जो है वो उसी को इस फिगर के साथ उन्होंने कोरिलेट किया है, which shows the different levels of the left atrial pressure. It increases the rate of the pulmonary edema formation, right? Edema formation in a dog. Remember that every time the left atrial pressure rising to high values, the pulmonary capillary pressure rises to a level 1 to 2 mmHg greater than the left atrial pressure। तो मैंने शुरू में तुम लोगों को बताया था, मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट, आपने अगर पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर को अगर आपने देखना है तो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर आपके लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से ऑलमोस्ट 2 mmHg इंक्रीज ही होगा। समझ में आया? सो इट मींस के जो आपका जो एवरी टाइम द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर राइजेस टू हाई वैल्यूज, तो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है इट राइजेस टू अ लेवल 1 to 2 mmHg greater than the left atrial pressure। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट जो कि डॉग के ऊपर हुआ था, as soon as the left atrial pressure it rises above 23,
mmHg, causing the pulmonary capillary pressure to rise above 25 mmHg. ये देख रहे हो यहाँ पे, as this pressure is keep on increasing, आपका जो है एडिमा जो है वो भी कॉज होना शुरू हो गया। देखो एडिमा किस तरह यहाँ पे डबल 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 आपके जो है क्रॉसेस बनना शुरू हो गए हैं। And this fluid accumulates, it increased even more rapidly with further increase in the pulmonary capillary pressure and the plasma colloid osmotic pressure. During these experiments, it was equal to the 25 mmHg critical pressure levels. Therefore, in the human beings whose normal plasma colloid osmotic pressure is 28 mmHg, and you can predict that the pulmonary capillary pressure, it must rise from the normal level of 7 mmHg to more than 28 mmHg, जो कि एक normal colloid osmotic pressure जो है, जब उससे exceed होगा, so then it is going to create the pulmonary edema. So it means कि जो pulmonary edema safety factor जो है, that is 21. ये अगर फैक्टर जो है ये एक्सीड कर जाएगा तो फिर आपका एडिमा जो है वो कॉज हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें हैं, याद रखो, एक है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा और एक को हम कहते हैं क्रॉनिक एडिमा। एक्यूट से क्या मुराद है तुम लोगों की? एक्यूट क्या होता है? What do you mean by acute? मैम एक्यूट होता है कि Sudden सडन हो, onset. ज्यादा हो और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, और क्रोनिक होता है कि कम इंटेंसिटी हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम हो रहा हो, लेकिन क्रोनिक ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू एक्यूट। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल। सो इट मींस कि जब हम जो है क्रॉनिक की बात करते हैं, क्रॉनिक, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी का जो प्रेशर जो होता है, इट रिमेन्स एलिवेटेड क्रॉनिकली, राइट, एंड दैट इज फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स तक रहेगा। और जो लंग्स जो होते हैं, दे बिकम इवन मोर रेजिस्टेंट टू पल्मोनरी एडिमा। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक में जो है आपके जो लिम्फ वेसल्स जो होते हैं ना, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके लिम्फ्स एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि it is the lymph vessels expands greatly and it is going to increase their capability of carrying the fluid away from the interstitial spaces, right? और ये almost 10-fold बढ़ जाता है। ये fluid जो है जितना भी है वो ये lymphatics जो है ये catch up कर लेती हैं in chronic conditions, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, क्योंकि उनके लिम्फेटिक्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं। यही वजह है कि वो पेशेंट्स जो कि क्रॉनिक माइट्रल स्टेनोसिस जिनकी होती है या पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर उनमें 40 to 45 mmHg भी होता है, सो उनके अंदर जो है जो मेजर किया गया विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ द लीथल पल्मोनरी एडिमा, उनका नहीं होगा। समझ में आया ये पॉइंट? यानी कि अगर क्रॉनिकली हो रहा है तो उसमें लिम्फेटिक्स डायलेट हो जाएंगे, और अगर प्रेशर उनका पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर 40 to 45 mmHg भी हो रहा है, so that is not going to be lethal for the development of the pulmonary edema. आई समझ ये चीज? Yes. बोलो। Yes, लेकिन एक्यूटली क्या हो रहा है? एक्यूटली क्या हो रहा है कि जो पल्मोनरी कैपिलरीज का प्रेशर जो है वो एकदम से राइज होता है, एंड इवन स्लाइट अबव द सेफ्टी फैक्टर भी अगर जाता है, सो दैट इज लीथल। पल्मोनरी एडिमा कैन अकर विद इन आवर्स और इवन विद इन 20 to 30 मिनट्स। इतना जल्दी जो है वो राइज अप हो जाएगा अगर एक्यूटली पल्मोनरी एडिमा जो है वो डेवलप हो रहा है। तो सेफ्टी फैक्टर थोड़ा सा भी ऊपर गया तो चंद घंटों के अंदर या विद इन 20 to 30 मिनट्स के अंदर जो है क्या होगा कि कैपिलरी प्रेशर जो है वो एकदम से जो है रेज हो जाएगा और वो 25 to 30 mmHg तक चला जाएगा, राइट, अबव द सेफ्टी फैक्टर लेवल। एंड दिस इज गोइंग टू कॉज द एक्यूट, ये जो आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो होते हैं ना, यूजुअली उनके अंदर ये होता है। इट इज गोइंग टू कॉज दैट पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो कि बहुत ज्यादा राइज अप हो जाता है एकदम से, और उसमें जो है इतना एकदम से राइज हो जाता है कि 50 mmHg तक भी चला जाता है इन लेस देन 30 मिनट्स। और फिर जो है उसकी वजह से एक्यूट जो है पल्मोनरी एडिमा जो है वो डेवलप हो जाता है, एंड दैट इज वेरी लीथल, राइट? So if somebody asks you okay, which one is more lethal, the chronic or the acute pulmonary edema, so your answer would be the most lethal is the acute pulmonary edema, right? So it is going to
going to damage more as compared to the chronic, because chronic में जो है lymph vessels जो हैं they expand quickly. Did you get that point? Yes, ma'am. वही मैंने जो तुम लोगों को अभी बताया, ये वही स्लाइड में वही सारा दिखा हुआ. So this is a slide of a pulmonary edema. This is an X-ray in which you can see. अच्छा ये क्या है? What is this? ये blackish shadow is basically the air shadow. ये air shadow है. And this side is more blackish as compared to this one. Can you see that? Huh? Yes, ma'am. Yes, So it means कि सबसे पहले तो जहन में यही चीज आती है कि यहाँ पर एयर ज्यादा है, यहाँ पर एयर कम है. सो यहाँ पर एयर अगर कम है तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? सबसे पहली बात ही जो आती है वो यही आती है कि वहां पर डिफ्यूजन नहीं हो रही. और डिफ्यूजन नहीं हो रही so it means कि यहाँ पे ये एडिमा हुआ है, यहाँ पे सारा फ्लूइड है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैस आपको जो है ब्लैकिश शेडो नहीं नजर आ रहा, ये थोड़ा सा व्हाइटिश आपको नजर आ रहा है. सो it is showing you the pulmonary edema. अच्छा कल प्लूरल कैविटी में तुम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? डॉक्टर मुदस्सर ने क्या क्या चीजें करवाई थी? pleural pressure. प्लूरल प्रेशर्स किए थे. ओके, ठीक हो गया. अच्छा प्लूरल कैविटी जो है तुम लोगों को पता है कि ये एक ऐसी कैविटी है जिसके अंदर बाहर, यानी कि एक इसका विसरल प्लूरा है, दूसरा इसका पेराइटल प्लूरा है. विसरा का मतलब वो है जो विसरा के साथ अटैच है, और पेराइटल जो बाहर वाला प्लूरा. इनके दरमियान में एक पोटेंशियल स्पेस होती है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं. और ये जो प्लूरल कैविटी होती है, ये जो प्लूरल स्पेस जो है, ये बेसिकली एक थिन लेयर ऑफ म्यूकॉइड फ्लूइड है दैट लाइज बिटवीन द पेराइटल एंड द विसरल प्लूरा. राइट, एक म्यूकॉइड सा फ्लूइड है जो इनके दरमियान में जो है ये रन कर रहा है. और जो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये पोरस होती है, मेसेंकाइमल सीरस मेम्ब्रेन होती है, थ्रू व्हिच स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड ट्रांसुडेट्स कंटिन्यूअली जो है वो ट्रांसुडेट जो है वो हो रहा है प्लूरल स्पेसेस के अंदर. और इसकी भी पंपिंग हो रही होती है फ्लूइड फ्रॉम द स्पेस बाय द लिम्फेटिक्स व्हिच प्रोवाइड्स अ नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी. क्यों वो नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं? क्योंकि ये फ्लूइड को सकअप कर लेते हैं. ठीक है, जब ये फ्लूइड को सकअप करते हैं सो जो है फ्लूइड जो है वहां से ड्रेन होना शुरू हो जाता है. और यहाँ पर भी ये देखो, ये सारा का सारा जो है ये जो है ये दिस इज बेसिकली प्लूरल कैविटी इन बिटवीन द पेराइटल एंड द विस्टल प्लूरा. ये सारी जो है प्लूरल कैविटी है. और ये देखो ये सारी लिम्फेटिक्स है व्हिच आर प्रेजेंट थ्रू एंड थ्रू, हर जगह, हर आपका जितने भी सिस्टम्स है ना बेटा आपकी जो बॉडी के, उनके साथ ये लिम्फेटिक्स का बेड जो है ये इसी तरह ही जो है ये रन कर रहा है. राइट, and this is the pulmonary arteries and that is the pulmonary vein. This is basically showing you the different dynamics of the fluid exchange in the intrapleural spaces में. यहाँ से ये इधर आ जाएगा, इन लिम्फेटिक्स में इधर से इधर चला जाएगा, हर जगह लिम्फेटिक्स है ना, तो ये उनके डायनामिक्स आपको शो कर. अच्छा, अब ये प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली इसमें जो है जब आपका ब्लॉकेज हो गया लिम्फेटिक्स का, या जब हार्ट फेलियर होगा, और इफ देयर इज डिक्रीज रिड्यूस प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, या ड्यू टू इन्फेक्शन जो हमने कॉजेज जो है पल्मोनरी एडिमा में की, अगर ये फ्लूइड प्लूरा के अंदर आ जाता है तो सिर्फ नाम का फर्क पड़ जाता है. वहां पर अगर इंटरस्टिशियम में रहा तो हम उसे कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, या वो एल्वेलाई के अंदर आ गया. लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लूरल कैविटी के अंदर आता है तो हम उसे कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन. राइट, हम उसे कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन. अब यहाँ पर जो है इस फिगर में बताया कि ये जो है प्लूरल इफ्यूजन जो है ये ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के इन्फेक्शन की वजह से ये वाला एरिया इन्वॉल्व हो गया और वहां पे जो है प्लूरल इफ्यूजन हो गया. ठीक है, इफ्यूजन में और जो है एडिमा में डिफरेंस क्या है? हु इज गोइंग टू टेल मी, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम इफ्यूजन में हमारी जो पेरिकार्डियल आई एम सॉरी प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड आ जाता है, और एडिमा के अंदर जो हमारे टिश्यू लेवल है वहां पे फ्लूइड आ जाता है. शाबाश, इंटरस्टिशियल में जब बिल्कुल. तो जब तुम दोनों पिक्चर्स को, यानी कि पिक्चर्स क्या है, दीज आर द एक्सरे फाइंडिंग्स. राइट, एक्सरे फाइंडिंग जो तुम एक्सरे देखोगी ना तो तुम देखोगी कि जो आपका जो प्लूरल इफ्यूजन का जो आपको जो फेज मिलेगा वो आपका
थ्रू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा फ्लूइड, दिख रहा है? क्योंकि जैसे कि ये आपकी एक कैविटी है, पूरी कैविटी है ना ये, यहाँ पे अगर फ्लूइड होगा तो फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है ना, बिकॉज दिस इज अ क्लोज कैविटी, ये प्लूरल कैविटी जो है। तो ये फ्लूइड यहाँ पे तुम देखो, फ्लूइड तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, ये राउंडेड सा जो तुम्हें पार्ट नजर आ रहा है, और अगर तुम उसको कंपेयर करो इसके साथ पल्मोनरी एडिमा के साथ, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसी पिक्चर कोई मिल रही है? हाँ बोलो। नहीं, नो, नहीं मिल रही। इसका मतलब है तुम लोग तो आज 20% डॉक्टर बन गए आज। हाँ, कि पल्मोनरी एडिमा कि आपको एक्सरे फाइंडिंग कैसे दिखती है और आपको प्लूरल एफ्यूजन की एक्सरे फाइंडिंग कैसे मिलती है। ये देखो, ये जो इतनी स्टोरी जो हम सुबह से सुना रहे हैं, सुबह से जो हम पढ़ रहे हैं, तो आखिर में हमने एक्सरे भी तो देखने हैं ना, हमें पता तो चले कि दिखता कैसे है ये। तो ये ऐसे दिखता है, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, अब इतना जो अभी तक हमने पढ़ा उसके यूक्यूज क्या है? हाउ द pulmonary edema develops, explain in context with the Starling forces. Number 2, what is pulmonary edema safety factor? Number 3, what are the causes of increased hydrostatic pressure in pulmonary capillaries? What are the causes of hypoproteinemia and what are the causes of lymphatic blockage? ये जो है देख लेना इसको, और इसके जो है अपने तौर पर इसके जो है ये यूक्यूज जो हैं ये लिख के और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है? इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह के मैंने तुम लोगों से पूछे हैं। जोन्स को बेटा बहुत अच्छे तरीके से कर लेना कि जोन्स क्या चीज होती है। जोन्स में मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मुझे कोई एक क्वेश्चन बनाना पड़ा सेकंड चैप्टर में से, तो मैं जो है इसी में से ही बनाऊं। मैंने कहा था कॉमन थिंग्स कम्स फर्स्ट, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा टारगेट होता है कि हमने जो है यूएचएस के एग्जाम को फॉलो करना है, कि यूएचएस में कौन कौन सी चीजें रिपीटेडली आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें बार बार पूछी जा रही हैं रेस्पिरेशन में से। सो पिछले पेपर्स उठाओ और उसमें से देखो कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, कौन से रिपीटेडली आ रहे हैं, उनको जो है पहले करने की कोशिश करो। कि फर्स्ट चैप्टर में से जैसे मैकेनिक्स है वो पूछा जाता है, फर्स्ट चैप्टर में से आपके सारे वॉल्यूम्स पूछे जाते हैं, आपकी कैपेसिटीज पूछी जाती हैं, फिर जो है आपकी जो है डेड स्पेस क्या होती है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है, मिनट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है या एल्वियुलर वेंटिलेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, आपको स्पायरोमेट्री में ये वॉल्यूम मिलता है कि नहीं मिलता, हीलियम डायल्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे करते हो, और कॉफ रिफ्लेक्स। ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऑफ एंड ऑन जो है पूछी जाती हैं फर्स्ट चैप्टर में से। सेकंड चैप्टर में से मैंने तुम लोगों को बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विद दिस वी हैव फिनिश्ड द सेकंड चैप्टर ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, और उसमें जितनी डिजीजेस थी वो हमने सारी कर ली हैं। अब इसको एक दफा पढ़ लेना। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पढ़ा दिया कुछ पूछने की तो जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो तुम मुझसे जो है पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, अभी कुछ पूछना है तो पूछो। मैम जी बेटा। मैम जो पल्मोनरी एडीमा होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में और एल्वेओलर सैक दोनों में होता है या सिर्फ इंटरस्टिशियल स्पेस में प्राइमरीली रहता है? बेटा इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस जो होती है ना, ये वहां पर आके कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ये वहां पर आके जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर तो मैम वहां से एल्वेओलर सैक मैं बता रही हूँ आपको ना कि जब वहां पे जो ये बहुत ज्यादा जो है ना ये वहां पे आना शुरू हो जाता है, ये वो वाली अब देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है। ये दो अलग चीजें हो गई। अब देखो अगर मैं हार्ट का प्रेशर जो है, जो डैम्पिंग ऑफ फ्लोइड जो है, जब वो इंक्रीज हो रही है तो कौन सा प्रेशर इंक्रीज होगा? इंटरस्टिशियल प्रेशर इंक्रीज होगा ना। हाँ, इंटरस्टिशियल प्रेशर इंक्रीज, तो आपको पल्मोनरी एडिमा जो है वो होगा। फिर अगर फॉर इंस्टेंस कोई इन्फेक्शन हो रहा है
जहाँ पे आपकी परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है वहां से भी फ्लूइड जो है आपके इंटरस्टिशियम में आ गया। अब ये सारा फ्लूइड जब बहुत ज्यादा यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये जो आपकी जो एल्वियोलाई जो है ये वहां पर थ्रू द पोर्स भी एंटर होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर भी जो है ये फ्लूइड हो जाए। समझ में आया? तो मैम ये इन्फेक्शियस कंडीशन में मतलब ज्यादा अल्वियोलाई में जाता है फ्लूइड? हाँ जी, जो आपकी यानी कि दो तरह की कॉजेज है ना, कार्डियोजेनिक कॉज भी है जिसकी वजह से जो है आपका पल्मोनरी एडीमा होता है, और अदर देन द कार्डिक जो है कॉजेज जो है उसमें भी आपका पल्मोनरी एडीमा होता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि एक में आपका फिल्ट्रेशन प्रेशर इंक्रीज हो गया, दूसरे में क्या हुआ कि आपकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। बस सिर्फ फर्क इस चीज का है। लेकिन कॉजेज जो है, जो अल्टीमेट जो रिजल्ट जो है वो यही है कि फ्लूइड आपका वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। जब वहां पर इंक्रीज होगा तो वो फिर ऑब्वियसली जो है वो मुंह मारेगा इधर उधर और वो एल्वियोलाई के अंदर भी फिर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा? यस मैम। मैम आप स्लाइड शेयर कर देंगी ना? हाँ, ये मैं अभी करती हूँ बेटा, ये मैं अभी यहाँ पे अब करके उठती थैंक यू हूँ। मैम। ठीक है, ओके बेटा। सो आई थिंक कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा। इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से और इसको आज ही इसको डन करके उठना है। ठीक है, आज ही इसको खत्म कर लेना। मैम मैम भेज दीजिएगा। जी बेटा। मैम ये जो जोन 1, 2 और 3 में आपने कहा था ना कि ये चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ। इसमें जोन 1 में आपने कहा था कि वेंटिलेटर्स पे जो होते हैं उसमें जोन 1 होते हैं, ठीक है, जो पीपल होते हैं। और एक आपने कहा था ब्रोन की एग्जाम्पल दी थी और जिससे आपने हेमरेज की दी थी। तो मैम उन दोनों में मतलब कि कैसे चेंज होता है, मतलब कि जोन 1 जोन 2 जोन 3 में हो जाता है कि किस तरह होता है? हाँ, वो जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी वो मैंने ये बताया था कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो जोन 1 जो जिसमें मैंने बोला था कि एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस मैम। आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो जोन 1 जोन 2 में कन्वर्ट हुआ कि ना हुआ? जी मैम हो जाएगा। हो गया ना। तो जो जोन 2 है जो कि इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो था, आप एक्सरसाइज करते हो तो जोन 2 को आप जोन 3 में कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि आपका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका डायस्टोलिक प्रेशर भी इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो जो है आपका आपके जोन 2 जो है जोन 1 जो है इट बिकम्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज जोन 1 बिकम्स जोन 2 एंड जोन 2 बिकम्स जोन 3। वो सारे के सारा जो है वो पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब कहते हैं ना कि हैमरेज हो रही है तो ऑब्वियसली जब हैमरेज करवा रहे हैं तो आप उसका वेनस रिटर्न डिक्रीज कर रहे हो। जब वेनस रिटर्न डिक्रीज कर रहे हो तो आप उसका राइट एट्रियल प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो। तो जब आपने उसका राइट एट्रियल प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली जो है आपका जो पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो गया ना। सो आपने पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर अगर डिक्रीज कर दिया सो आपने क्या चीज बना दी? आपने जोन 1 क्रिएट कर दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आर्टीरियल प्रेशर पर और एल्वियोलर प्रेशर पर, बस और किसी चीज पे फोकस नहीं करना। अगर तुम्हें पता है कि जोन 1 में क्या चीज बढ़ी, आपने एल्वियोलर प्रेशर को अगर एलिवेट कराना है तो आपने जोन 1 बना देना है। तो जोन 1 अगर तुमने बनाना है तो आपने एल्वियोलर प्रेशर को इंक्रीज करना है, और एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज करने के मैंने तुम्हें मेथड्स बता दिए हैं कि अगर तुम बहुत ज्यादा ब्लो अप करते हो तो तुम अपना एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज कर देते हो। अगर आप आर्टिफिशियली जो है वेंटिलेशन ले रहे हो, पॉजिटिव प्रेशर ले रहे हो, तो आप जो है आप एल्वियोलर प्रेशर जो है आप उसको इंक्रीज कराते। इवन ये जो नहीं होते ये ट्राम्स जो होते हैं जिसको आप बजाते हो शादियों में, उसमें भी तुम देखो कि वो जो बजा रहे होते हैं वो लोग, वो किस तरह जो है ये बहुत एफर्टली ये काम होता है। उसमें भी जो है उनका एकदम से जो है पॉजिटिव प्रेशर जो है वो अपना इंक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो भी उस वक्त जोन 1 का क्रिएट हो रहा। समझ में आया? देखते हैं वो कितने रेड हो जाते हैं, बिल्कुल रेडिश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उनको ऑक्सीजन जो है वो कम जा रही होती है, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, एकदम से वो जो है रेड हो जाते हैं। सो दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, राइट? और इसी तरह जो है जो ट्रॉमा होता है, तो ट्रॉमा में क्या होता है? ट्रॉमा हो रहा है या आपका फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो फ्लूइड लॉस जब हो रहा है तो तब भी उसमें आप क्या चीज बना रहे हो? फ्लूइड लॉस में आप आर्टीरियल प्रेशर कम कर रहे हो ना बेटा। यस मैम।
जब आर्टीरियल प्रेशर कम कर रहे हो तो आप जोन 1 क्रिएट कर देते हो। नॉर्मली जोन 1 नहीं होता ना, नॉर्मली तो जोन 1 नहीं होता। अगर मैं जो है जोन 1 की जो है बनाने के लिए कोई ना कोई पैथोलॉजी चाहिए, तब जोन 1 बनेगा कि वहां पे जो है आपका आर्टीरियल प्रेशर जो है वो पहुंच नहीं पा रहा, वेदर दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द फ्लूइड और द ब्लड और द ट्रॉमा और व्हाटसोएवर द रीजन वाज कि आपका आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया। जब आर्टीरियल प्रेशर आपका कम हो गया तो ऑब्वियस इट मींस कि आपने अपना एल्वुलर प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, सो इस तरह जो आपने चीजों को करना है। जो मैंने जो पूछा कि हाउ कैन यू मेक द जोन्स, इफ यस हाउ कैन यू कन्वर्ट द जोन्स, क्यों, उसकी क्या वजह है, तो यही सारे फैक्टर्स उसके अंदर आपने ऐड अप करना। ठीक है बेटा? यस मैम, थैंक यू सो मच। नॉर्मली जानी से 2 ही जोन्स होते हैं, जोन 2 और जोन 3। 2 और 3 जी मैम। हाँ, जोन 1 नहीं होता नॉर्मली। ठीक है, वो आपने अगर क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट होगा, देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म्स फॉर क्रिएटिंग दैट जोन्स। ठीक है, मैं तो बोल के मैम थक कल गई से हूँ। क्लासेस ऑन कैंपस है ना? हाँ जी बेटा, अभी फिलहाल तो यही है, आप कैंपस में ही जो है आपने क्लासेस लेनी है। समझ आ गया तुम लोगों को? Was that interesting for you people? Yes, ma'am. यस कितनी मैम, समझ चीजें आ तुम गया। लोग, कितनी चीजें आज तुम लोग सीख के उठ रहे हो, हाँ, और थोड़े थोड़े से डॉक्टर भी बन गए हो। कितनी चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई कि जो है एक्सरे फाइंडिंग्स भी क्या होंगी, किस तरह चीजें दिखती हैं। चलो ओके देन, मैं अभी स्लाइड्स में तुम लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। पहले मुझे बताओ कि जो है तुम लोगों के किसी को कोई कोविड वगैरह तो नहीं हुआ, या तुम लोगों की फैमिली में अगर किसी को हुआ हो या कोई नेबर्स में हुआ हो, कोई है ऐसे बच्चे? और कितने बच्चे ऐसे हो जो कि अभी घर जो है अभी हॉस्टल्स में नहीं पहुंचे और वो कल तक जो है नहीं पहुंच पाएंगे? कैसे बच्चे भी हैं? मैम अभी कोई भी नहीं निकला। कोई भी नहीं निकला? यस मैम, क्योंकि मैम हमने सारे रिक्वेस्ट ही की थी left कि ऑनलाइन क्लासेस आज के लिए छोड़ दें ताकि हम ट्रेवल कर सकें जल्दी। सर मुदस्सिर ने कहा नहीं, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आप 2 बजे के बाद निकलिएगा। अच्छा, हम 2 बजे के बाद निकले। ओके, मैम उसके बाद ट्रांसपोर्ट बंद है सारी, आने का मसला है सारा। हाँ, मैं बल्कि सोच रही थी कि कॉलेज वालों को चाहिए था कि एटलीस्ट जो है मंडे से करते हैं मैम। हाँ मंडे से स्टार्ट करते ताकि तुम लोगों को टाइम मिल जाता। लेकिन वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दिस। ये तो कॉलेज की अपनी जो भी उनकी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से ही चलेंगे। सो ठीक है बेटा, फिर मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम हो फिर मुझसे पूछ लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज जाने।